वेरी गुड इवनिंग टू यू एंड ऑल। आई होप मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच पा रही होंगी। प्लीज डू चैट विथ अंकुर सर। सो आपका जो भी मैसेज होगा सीधा मेरे तक मिलेगा। सो प्लीज मेरा वॉइस आप तक आ रहा है तो प्लीज आप चैट बॉक्स के अंदर यस करिए प्लीज। हाय एवरीवन, पल्लवी, सिमरन, प्लीज मेरा वॉइस आप तक पहुंच पा रहा है तो प्लीज reply on the chat box. Yes, thank you Nagaraj, thank you Pallavi. So let's wait for 2-3 minutes because सर हम असाइनमेंट टाइम पे सबमिट नहीं करते तो वेबिनार में तो कैसे आएंगे। So let's wait for 2-3 minutes. आपके फ्रेंड या जो भी कोई लोग ज्वाइन करने वाले प्लीज उनको जगा दीजिए कि सेशन स्टार्ट हो चुका है। प्लीज share the link with maximum friends and college groups and everywhere those who are planning for MBA या तो CAT। प्लीज अपन स्टार्ट करते हैं। समय की कदर करनी चाहिए एंड जो अभी लेट कमर्स है डेफिनेटली उनको थोड़ी पेनल्टी मिलेगी। आज हम जो बात करेंगे यहाँ पे शायद वो मिस करेंगे। सो डेफिनेटली जो आज का टॉपिक है कि ऑल अबाउट द एमबीए। सो स्टार्ट करते हैं एमबीए के बारे में कि एमबीए क्या है, एमबीए क्यों करना चाहिए, एमबीए क्यों रिक्वायर्ड है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। केट का नोटिफिकेशन आ चुका है, केट 21 का। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो लास्ट मोमेंट में दौड़ने वाले लोग होते हैं कि सर अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। सो आई थिंक ट्रेन निकल चुकी है। 28 नवंबर 2021 संडे, यस इट इज अ डी डेट। एग्जाम होने वाली है। सो प्लीज सो यस फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एमबीए। प्लीज आप जितना सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे उतनी मजा आएगी। प्लीज आपके पास चैट के अंदर लिखने का ऑप्शन है। आप लोग जो भी समझते हो व्हाट इज द एमबीए प्लीज रिप्लाई चैट के अंदर रिप्लाई करिए व्हाट इज एमबीए। यस आज अपन बहुत सारी चीजें यहाँ पे बात करेंगे कि सर प्रोफाइल क्या होती है, सर क्लस्टर वाइज कॉलेजेस क्या होती है, बहुत सारी चीज का डिस्कशन करेंगे। पर स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन कि व्हाट इज एमबीए। आप एमबीए को क्या समझते हो, एमबीए का मतलब क्या होता है। प्लीज डू चैट विथ मी। प्लीज होस्ट के साथ चैट कीजिए प्लीज। एमबीए क्या है। यस एवरीवन प्लीज व्हाट इज एमबीए। आप लोग जो भी जानते हो, आपको जो भी समझ में आता है, आज तक आपने जो भी सुना है कि एमबीए क्या है। यस एमबीए इज अ मैनेजमेंट। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई आंसर प्लीज। एमबीए क्या है, व्हाट इज एमबीए। प्लीज प्लीज प्लीज। आई होप कि मेरा वॉइस आप तक पहुंच पा रहा होगा। यस थैंक यू प्लीज व्हाट इज एमबीए। सो आज बात करते हैं व्हाट इज एमबीए। सो लेट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि सर एमबीए क्या है। बहुत जगह पे सुना होगा कि सर एमबीए की जरूरत पड़ती है, एमबीए करना पड़ेगा, कोई कंपनी का सीईओ बनना है या तो सर कोई बड़ी पोस्ट पे मैनेजिंग रोल पे अपन को जॉब करनी है या तो कहीं पे भी मेरा खुद का बिजनेस करना है या तो कहीं पे भी जाना है तो हमको मैंने एमबीए की जरूरत पड़ती है। यस वेरी गुड आंसर from the someone ki master degree. Yes I know it is master degree, I know it is a full form and everything, but I want to understand what is the MBA. MBA क्या होता है। आज अपन थोड़ा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। मैं ज्यादा लिख के अपन बोर्ड पे बात करेंगे कि MBA क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं कि MBA का मतलब कि फॉर एग्जांपल कोई जहां पे भी फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या तो आप फॉर एग्जांपल आपकी खुद की कंपनी है। फॉर एग्जांपल एबीसी इज माय कंपनी नेम। सो आपको इसके अंदर मैनेजमेंट की कहां पे जरूरत पड़ेगी और आपको एमबीए की कहां पे जरूरत पड़ सकती है। व्हाट इज एमबीए। जो मैं कहने का मतलब है कि आपकी खुद की कंपनी है या तो आप कहीं पे भी एज ए सीईओ एज ए टॉप मैनेजमेंट आप जॉब कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है कि आपको एमबीए की क्यों जरूरत पड़ेगी। सो फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं कि सर बेटर अपॉर्चुनिटी। यस इट इज अ डेफिनेटली आंसर कि सर बेटर अपॉर्चुनिटी कि सर कोई अच्छा जॉब चाहिए अपन को तो उसके लिए डेफिनेटली हमको एमबीए की जरूरत पड़ेगी। सो देयर इज डेफिनेटली बेटर अपॉर्चुनिटी। यस वेरी गुड आंसर कि कई लोग बोलते हैं कि सर फास्ट ग्रोथ के लिए एमबीए जरूरत है। यस इट इज वेरी गुड कि सर फास्ट ग्रोथ चाहिए तो एमबीए की जरूरत पड़ेगी। यस और कोई आंसर। तो अपन इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि एमबीए इसमें जरूरत क्या होती है और कैसे होता है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल हम कहीं पे भी जो जॉब करते हैं या तो फॉर एग्जांपल आपका खुद का बिजनेस है। फॉर एग्जांपल आपकी एबीसी नाम की जो खुद की कंपनी है उनके अंदर जब आप खुद
एज अ कंपनी को लीड करते हो, या तो आप यहाँ पे मैनेजर कहीं पे भी डायरेक्टर रोल पे है, तो आपको फॉर एग्जांपल इन कंपनी के लिए आपको उसका सेल्स एंड मार्केटिंग देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी का सेल, देखो फॉर एग्जांपल मैं शू बनाने की कंपनी स्टार्ट करता हूं तो मैं एक दिन में हजारों शू की पेयर बना सकता हूं, बट आई कैन नॉट सेल दैट 1000 पेयर। मैं वो 1000 पेयर को बेच नहीं सकता जो मेरे अंदर सेल्स की कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर मार्केटिंग की कैपेबिलिटी नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर आज स्वच्छता अभियान चल रहा है। आप सब लोग मोदी जी को चाहते होंगे और मोदी जी का जो अभियान चल रहा है कि क्लीन इंडिया, तो आई होप कि आप सब लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते होंगे, आप ध्यान रखते होंगे मेरा हिंदुस्तान का कि अच्छी तरह से उनको क्लीन रखते होंगे। बट यस, जो एक क्लीन इंडिया का जो पूरा जो मुहिम है, जो कैंपेन है, वो आई थिंक नरसिम्हा राव ने भी एक बार चालू किया था, बट उन्होंने शायद अच्छे से प्रमोट नहीं किया था। आज से 10, 15, 20, 25 साल पहले किसी को पता नहीं था कि क्लीन इंडिया क्या होता है। आज हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक कोने तक सबको पता है कि क्लीन इंडिया क्या होता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कितना अच्छा उसको प्रमोट करते हो, सेल्स करते हो, उसका मार्केटिंग करते हो, दैट इज एमबीए। इसके अंदर आपको एमबीए की जरूरत पड़ेगी। सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा विच इज द फिनांस। देखो आपको कोई भी कंपनी को रन करना है या तो आपको कहीं पे भी सरवाइव करना है तो आपको पैसा की जरूरत पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी खुद की कंपनी है या तो आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, मंथ की पहली तारीख आएगी, आपको सैलरी करनी पड़ेगी। आप एम्प्लॉय को ऐसा नहीं बोल सकते कि बॉस मेरे करंट अकाउंट में इस बार पैसा नहीं है तो शायद मैं आपको सैलरी नहीं दे पाऊंगा। दैट मीन्स आपको फाइनेंस मैनेज करना पड़ेगा। आपको एवरीथिंग, पैसा मैं कहां से लाऊंगा, उसका प्रॉफिट, उनका लॉस, उनका इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, एवरीथिंग वी हैव टू थिंक, उसको बोलते हैं एमबीए। और क्या ऑप्शन आ सकता है एमबीए के अंदर? और क्या ऑप्शन आ सकता है? सर छोटे मोटे ऑपरेशनल रिलेटेड इश्यूज, छोटे मोटे ऑपरेशनल रिलेटेड इश्यूज कि सर कंपनी में आग लग गई, आपको प्यून से पहले आपको रात को 2 बजे दौड़ के आपकी कंपनी के अंदर पहुंचना पड़ेगा और आपको आपकी कंपनी को बचाना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड ऑपरेशनल इश्यूज। सर इंटरनेट बंद हो गया, छोटे मोटे एक्स वाई जी जो भी इश्यूज आएंगे सारे इश्यूज आपको सोल्व करना पड़ेगा, विच इज द एमबीए। उनसे आगे अपन नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, विच इज एचआर। आपने एचआर का नाम सुना होगा। कई लोग बोलते हैं कि सर आई एम नॉट वेरी गुड इन द पीआर, मैं पर्सनल रिलेशन बनाने में अच्छा नहीं हूं। तो बॉस आप फेल हो जाएंगे जिंदगी में। आपको एमबीए करना है, आपको सेल्स करना है, आपको कंपनी चलानी है, दुनिया के अंदर आपको आपका नाम दिखाना है, तो बस आपको एचआर, आपको रिलेशन करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, शायद आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, आपका विजन आपको उनको बेचना पड़ेगा, तब जाके शायद आपके साथ टीम जुड़ेगी, आपके साथ लोग जुड़ेंगे। और तब जाके, जब तक आप टीम नहीं हो आप कभी जीत नहीं सकते, चाहे वो आप खुद की बिजनेस हो या तो आप कहीं पे भी आप अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है दीज आर 4 पिलर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बेस्ट एमबीए। मतलब मैनेजमेंट, एमबीए का मतलब होता है ना कि इट इज सब कुछ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। ये जो 360 डिग्री जो नॉलेज होता है उनको बोलते हैं एमबीए। एनी डाउट्स प्लीज डू चैट विथ मी प्लीज। समझ में आ रहा है एमबीए क्या है? मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का ए से लेके जेड तक का जो भी नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। अब जहां पे भी जॉब कर रहे हो, जब तक ये सारी चीज आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट से कि सर आई एम वेरी गुड इन द मैनेजमेंट। ये आपको सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं इसके अंदर थोड़ा आपको बेटर एग्जांपल्स देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में बहुत सारे जो इंजीनियर होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, आपने सुना होगा कि वो लोग एमबीए करते हैं। क्यों? एनीवन नोज कि जो बहुत सारे जो इंजीनियर होते हैं वो एमबीए करते हैं? क्यों? इंजीनियर को भाई क्या जरूरत पड़ जाती है एमबीए करने की? प्लीज प्लीज, जो यहाँ पे भी कोई इंजीनियर है तो प्लीज आप रिप्लाई करिए कि इंजीनियर को क्यों जरूरत पड़ जाती है। मैं आपको फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि कोई एक कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि हमको एक ए नाम का एक मशीन बनाना है, हमको एक मशीन की जरूरत है तो हमको मशीन बनाना है। जैसे आपको टॉप मैनेजमेंट का ऑर्डर मिलेगा तो ये जो इंजीनियर होगा वो क्या सोचेगा कि भाई एक मशीन बनाने के लिए मुझे 1000 नट बोल्ट चाहिए, आप 1000 नट बोल्ट ला दो तो मैं आपको मशीन बना दूंगा। अब एक सीईओ या तो जो एक एमबीए लेवल का बंदा होगा, एक सीईओ या तो जो एमबीए लेवल का बंदा होगा वो क्या सोचेगा? वो एमबीए लेवल का बंदा क्या सोचेगा कि भाई 1000 नट बोल्ट लाने के लिए मैं 1000 नट बोल्ट लाऊंगा कहां से? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कम कॉस्ट के अंदर, नेगोशिएबल प्राइस के अंदर कोई मुझे क्रेडिट पे दे दे, शायद मेरी कंपनी के पास अभी पैसा नहीं है या तो मेरे खुद के पास अभी पैसा नहीं है, तो 1000 नट बोल्ट मैं लाऊंगा कहां से और कौन सी प्राइस में लाऊंगा?
उनका दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि सर इनको लाएगा कौन, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कि सर इसको कौन लाएगा, मतलब इसके लिए जो टीम चाहिए इसको लाने वाली, वो टीम कौन होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे मशीन बनानी है, तो फॉर एग्जांपल मुझे क्या चीज की जरूरत होती है, वो एक इंजीनियर क्या सोचता है और एक एमबीए बंदा क्या सोचता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए टीम क्या होगी। अब ये फॉर एग्जाम्पल 1000 नट बोल्ट तो आ गया, भाई इसको स्टोरेज कहाँ पे कराएंगे, मतलब आई नीड सम स्टोरेज में, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में सारा नट बोल्ट यूज हो जाने वाला है, तो इसके लिए हमको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज कहाँ से हम रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये मशीन जब बनाएगी तब इसके अंदर हम क्या प्रोडक्शन करेंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, इसके अंदर जो चीज है जो प्रोडक्शन निकलेगा उसका सेल्स कौन देखेगा, मतलब इसका सेल्स कौन करेंगे, सेल्स करने के बाद इसमें प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा, मतलब आरओआई तक की ईच एंड एवरी चीज जो होता है वो एक एमबीए वाला इंसान सोचता है या तो एक सीईओ लेवल का इंसान सोचता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी का जो सीईओ होते हैं वो एमबीए होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 50% या तो उनसे ज्यादा कंपनी के सीईओ एमबीए होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज वो सोच सकते हैं जो एक नॉर्मल बंदा नहीं सोच सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका खुद की कंपनी होगी, आपका खुद का बिजनेस होगा, आप डॉक्टर होंगे शायद, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एमबीबीएस आर डूइंग एमबीए। क्यों, एमबीबीएस को क्या जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को क्या जरूरत पड़ती है, शायद आपको अच्छी हॉस्पिटल चलानी है, यू नीड रिसोर्सेज, आपको नर्सिस चाहिए, टीम चाहिए, डॉक्टर चाहिए, आपको फाइनेंस चाहिए, आपको हॉस्पिटल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनरी चाहिए, बहुत से सब सोचेगा कौन, एमबीए। और इसके लिए शायद हमको एमबीए की जरूरत पड़ती है। दैट इज एमबीए। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब है कि 360 डिग्री जो नॉलेज होता है उसको बोलते हैं एमबीए। मैं इनसे भी आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा कि एमबीए क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि आप जब फॉर एग्जांपल आपके घर पे आपको आईफोन 11 लेना है, शायद आपको कोई भी मोबाइल लेना है, तो पापा के सामने जो आप डिस्कशन करते हो और पापा को जो कन्विंस करते हो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं एमबीए। शायद आपको कहीं पे भी फ्रेंड के साथ पार्टी में जाना है और फ्रेंड को जो आप कन्विंस करते हो शायद उसको एमबीए बोले। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ हिंदुस्तान के अंदर आज के टाइम में जो मैनेजमेंट रोल पे होता है, विच इज योर मॉम। मतलब आपकी जो मदर है, आपकी जो माता है घर पे, उनसे बेहतर मैनेजमेंट कोई नहीं समझता है। वो किचन कैसे चलाना है उनको पता है, पापा के सामने आपको कैसे प्रेजेंट करना है। आई एम सेइंग हियर कि योर प्रेजेंटेबल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको कहीं पे आपके पापा के सामने आपको बचाना है, आपको पैसा, आपका घर चलाना, कम पैसा में घर चलाना, एवरीथिंग शी नो। मतलब ये जो चीज सारी चीजों मैनेज करते हैं उनको बोलते हैं एमबीए। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्विकली। अब आशा रखता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा एमबीए के बारे में और एमबीए क्या है। ठीक है, सो दिस इज द प्रोफेशनल लैंग्वेज कि फॉर एग्जांपल मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ग्रेजुएट मैनेजमेंट डिग्री, जिसको भी लास्ट में मैं स्लाइड भेज दूंगा आपको, जो लोग को भी इंटरेस्टेड होंगे मैं लास्ट में मेरा नंबर दूंगा, आप मेरे को पिंग करना, आई विल शेयर द पीपीटी, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एमबीए कोर्सेज करिकुलम डिजाइन बाय द ग्रेजुएटेड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शनल। क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप एमबीए करने जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कॉलेज के अंदर कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, वहां पे रियल केस स्टडी पे बात होगी कि बस एक केस के अंदर हमको क्या करना है, एक चीज के अंदर हम क्या करना होगा। क्योंकि आपका जो क्लासरूम होगा उसके अंदर एक डॉक्टर भी बैठे होंगे, आपका क्लासरूम के अंदर एक अच्छा सीए भी बैठा होगा, आपके क्लासरूम के अंदर एक अच्छा बीकॉम वाला, कॉमर्स वाला, बीबीए वाला एक बंदा बैठा होगा, उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी वाला बंदा बैठा होगा, एवरीवन वुड बी देयर। और इन लोग के साथ आप बात करेंगे तो आई थिंक आपको पता चलेगा कि अच्छा टेक्नोलॉजी के अंदर आज ये चल रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या चल रहा है, डॉक्टर लाइन के अंदर क्या चल रहा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। जो एमबीए को मेरा कहने का मतलब था कि फॉर एग्जांपल एमबीए स्टूडेंट्स कैन स्पेशलाइजेशन इन द डिफाइंड कोर्सेज। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर एमबीए हमको कौन सी डिग्री में से करना चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन में से करना चाहिए। तो देखो जब आप एमबीए करने जाएंगे अपन आगे बात करेंगे कि वहां पे फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सारे कोर्सेज के अंदर पढ़ना होगा और लेटर ऑन आपके इंटरेस्ट के बेस पे आप स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दीज ऑल आर द एमबीए एंड टॉप द स्कूल जिसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एमबीए का जो अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द एमबीए, तो व्हाई एमबीए, जो मैं सेकंड पॉइंट पे थोड़ा मूव हो रहा हूं कि एमबीए की जरूरत क्यों पड़ती है।
एमबीए तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है विच इज द डाइवर्सिफाइड जॉब अपॉर्चुनिटी। मैं जो आपको अभी बताया कि एमबीबीएस एक डॉक्टर लेवल का बंदा एमबीए करता है, एक टेक्नोलॉजी मतलब एक इंजीनियर लेवल का बंदा एमबीए करता है, तो उसको एमबीए की क्यों जरूरत पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बीकॉम, आप बीकॉम से हो, बीकॉम, बीबीए, बीए, आप बीटेक से है, आप बीएससी फार्मा से हो, आप एमबीबीएस या तो वर्किंग प्रोफेसर, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बस आपको एमबीए करना पड़ेगा। एंड आप एमबीए करने के बाद आपको जॉब मिल सकती है मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर, आपको जॉब मिल सकती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर मतलब फाइनेंस के अंदर, कॉर्पोरेट बैंकिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, एचआर मैनेजमेंट। दीज आर द मेन डोमेन जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उन डोमेन के अंदर आपको जॉब मिल सकती है जस्ट आफ्टर द एमबीए। अब स्लाइड को और थोड़ा गौर से देख लो, नजदीक से देख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी स्पेशलाइजेशन, जो भी स्ट्रीम के अंदर से आप अभी बिलोंग कर रहे हो, बट एमबीए के बाद आप उस लेवल पे जॉब कर सकते हो, आपको ये सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा और आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। दैट इज वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डाइवर्सिफाई जॉब अपॉर्चुनिटी, राइट। यस खुशी, थोड़ा लेग हो रहा होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ टेक्निकल टीम से। करियर ग्रोथ में जो सेकंड ऑप्शन बोलता हूं, आपको यहाँ पे एक अभी जो दिख रहा होगा कि ये जो बंदा है इट इज अ नॉन एमबीए स्टूडेंट। देखो ये एक नॉन एमबीए स्टूडेंट है, मतलब एमबीए जो मैंने आपको सेकंड ऑप्शन बताया था विच इज द फास्ट करियर ग्रोथ। फास्ट करियर ग्रोथ कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। ही इज नॉन इंजीनियर, सॉरी नॉन एमबीए गाइस, ये नॉन एमबीए बंदा है। आप उसका पाथ देखेंगे तो जब उसकी जॉब स्टार्ट होती है वो स्टार्ट करते हैं जूनियर एनालिसिस, मतलब उसको जो सबसे पहली जॉब मिलती है विच इज द एग्जीक्यूटिव लेवल की जो जॉब होती है, जूनियर एनालिस्ट के बेस पे वो अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सीनियर एनालिस्ट के ऊपर उसका प्रमोशन होता है और धीरे धीरे इसके अंदर 1-2 साल लग जाते हैं। उसके बाद वो एक छोटा मोटा मैनेजर बनते हैं और उसके बाद वो सीनियर मैनेजर बन के इनकी जिंदगी यहाँ पे स्टॉप हो जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नॉन एमबीए बंदे की बात कर रहा हूँ कि वो जूनियर एनालिस्ट से अपनी जॉब चालू करेंगे, वो सीनियर एनालिस्ट तक जाएंगे, उसके बाद मैनेजर एंड उसके बाद सीनियर मैनेजर। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उनकी एज हो गई होगी 48 या तो 50 ईयर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट की, राइट। और जब इसके सामने एक जो एमबीए वाला बंदा होता है, ही इज द एमबीए गाइस, ठीक है, जो एमबीए वाला बंदा होता है वो अपना करियर स्टार्ट करता है डायरेक्ट मैनेजर लेवल से। मतलब जहां पे नॉन एमबीए लोग अपनी जॉब को छोड़ते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, वहां पे एमबीए वाला बंदा अपनी जॉब को स्टार्ट करते हैं। मैनेजर लेवल के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद डायरेक्टर, और इस लेवल तक वो अपनी जॉब को ले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है आप करियर ग्रोथ पाथ देखेंगे तो विच इज वेरी फास्ट। एंड नाउडेज CXO is the very popular, आप लोग को पता होगा what is the CXO, please reply on the chat, do you know what is the CXO, please quickly answer in the chat box what is CXO, anyone knows, please 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 quickly, no no no, very good। इसका मतलब है कि आप लोग रीडिंग के अंदर बहुत पुअर हो। देखो मैं आज से आपको बता देता हूं, प्लीज अब जो भी करेंगे जिंदगी के अंदर या कुछ नहीं करेंगे आई डोंट नो, बट बॉस आज से रीडिंग स्किल इंप्रूव कर दो। दोस्त पढ़ेंगे नहीं तो जिंदगी के अंदर मर जाएंगे। मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि आप हिंदुस्तान की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने जाएंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आप कोई भी हिंदुस्तान की छोटी मोटी कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम देने के लिए जाएंगे, वहां पे फॉर एग्जांपल आपका वर्बल के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एक पैसेज करके एक आता है जिसके अंदर आपको पैराग्राफ के अंदर से आपको आंसर लिखना होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आप लोग को समझ पा रहा होगा कि मैं क्या बोलने की बात कर रहा हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज नॉट आंसर डिंकी, प्लीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द CXO। उसके पहले मैं जो बात कर रहा हूँ कि रीडिंग के बारे में, कि जब आप आरसी सोल्व करेंगे, आरसी के अंदर जब पैसेज सोल्व करेंगे, अब मुझे आप बताओ कि यू आर बीए स्टूडेंट, आप एक बीए स्टूडेंट हो और आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई पैसेजेस मिल गया और आपको पैसेज पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि सर मुझे इसमें एक भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ कि इसके अंदर आप आंसर क्या लिखेंगे। यू आर टेक्निकल गाय और आपको इकोनॉमिक्स के ऊपर कोई पैराग्राफ आ गया, जीडीपी के ऊपर कोई पैराग्राफ आ गया, क्या आंसर लिखेंगे?
बायोलॉजी के ऊपर कोई पैराग्राफ आ गया, क्या आंसर लिखेंगे? मेरा कहने का मतलब है रीडिंग स्किल इंप्रूव करनी पड़ेगी और रीडिंग स्किल के बिना कुछ नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आप रीडिंग स्किल को अच्छी तरह से इंप्रूव करेंगे, ठीक है। सो अगेन कम बैक ऑन द पॉइंट, व्हाट इज द CXO? CXO की अपन बात कर रहे थे, यस। तो CXO का मेरा मतलब है कहने का कि C का मतलब होता है चीफ, C का मतलब होता है चीफ और O का मतलब होता है ऑफिसर। C का मतलब होता है चीफ और O का मतलब होता है ऑफिसर, ठीक है। X का मतलब होता है कि बॉस मेरी कंपनी के अंदर जहां पे भी जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के बाद इंसान बनता है CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, एक होता है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक होता है CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। ये जो अलग अलग डिग्रीज है, अलग अलग जो पोजीशन है, CXO का मेरा कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी के अंदर आपका सेल्स गिर गया, ये CXO काम करेगा सेल्स इंप्रूव करने के लिए। आपकी कंपनी के अंदर फाइनेंस प्रॉब्लम आ गया, ये बंदा काम करेगा CFO का। आपकी कंपनी के अंदर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, ये बंदा काम करेगा CXO का। मेरा कहने का मतलब है CXO ही इज द ऑलराउंडर एंड सी इज द ऑलराउंडर। जिनको A to Z चीज पता होगी वो CXO बनते हैं। एंड आफ्टर द रिटायरमेंट 48-50 की एज के बाद हिंदुस्तान की बहुत सारी कंपनियां, वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनियां आज के टाइम पे CXO रिक्रूट करती है और उनको काम होता है खाली ज्ञान देना, खाली नॉलेज बांटना, जो उन्होंने अपना 20 साल का 25 साल के एक्सपीरियंस के अंदर उन्होंने गेन किया है। एंड दे आर 100% MBA के बिना ये संपूर्ण नहीं हो सकते और उसके बिना वो सारा ज्ञान नहीं दे सकता है। क्लियर? आई होप सबको पता चल गया होगा व्हाट इज द CXO। मेरा कहने का मतलब है CXO का मतलब होता है ऑलराउंडर, ठीक है। और आपको ऐसा कुछ बनना है तो बॉस आपको MBA करना पड़ेगा, राइट। सो क्विकली जो अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई क्या होता है करियर ऑप्शंस, तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि MBA के बाद, अच्छा दूसरा मजे का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल योर ग्रेजुएशन इज द कंप्लीटेड, राइट। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। देखो ये सब बात आध्यात्मिक बात तो ठीक है सर, समझ में आती है सर, पैसा की बात करो कि पैसा क्या मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जब ग्रेजुएशन करते हो, चाहे आप BCom हो, चाहे आप BA हो, चाहे आप BTech हो, चाहे आप कहीं से भी करते हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपको एवरेज सैलरी क्या मिलेगी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन? प्लीज खुशी डिंकी प्लीज रिप्लाई। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं पूछ रहा हूं कि आफ्टर द ग्रेजुएशन आपको क्या लग रहा है कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी? 45 लाख मैक्सिमम, ओके। और कोई आंसर? 10,000 मैक्सिमम, वेरी गुड। मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक बात की है कि सर 10,000 से ज्यादा तो उम्मीद ही नहीं है मिलेगी। 30,000, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं हाइपोथेटिकली लेके चल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे को 5 लाख रुपया मैक्सिमम सैलरी मिलेगी, राइट। मैं 25-30 के बीच का फिगर ले रहा हूँ कि सर मेरे को 5 लाख के आसपास की सैलरी मिलेगी। अब आप कंसिडर करो कि इन सैलरी को अब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि MBA करेंगे आप कोई अच्छी बी स्कूल में से, कोई अच्छी भी, मैं कोई लोकल बी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, आप अच्छे कॉलेज में से MBA करेंगे तो आपको कितना पैकेज मिलेगा? प्लीज क्विकली ऑन द चैट बॉक्स। वी डेफिनेटली विल डिस्कस कि MBA के बाद क्या पैकेज मिलता है, बट आप जो जानते हो, यस 10 लाख 15 लाख, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि शायद अपन को सर 15 लाख से 25 लाख के आसपास पैकेज मिलेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि सर ग्रेजुएशन के बाद 5 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, MBA के बाद 15 से 25 लाख के आसपास का पैकेज मिलेगा। अब मुझे आप ये बताओ कि आपको MBA नहीं करना है, आपको MBA नहीं करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना मेरी भावनाओं को, कि ग्रेजुएशन के बाद इन 5 लाख का पैकेज को आपको 25 लाख तक पहुंचाना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कंसिडरिंग कि आप लोग MBA नहीं कर रहे हो और आपको 5 लाख का पैकेज को 25 लाख तक ले जाना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? यस, किसी ने आंसर दिया कि सर इट इज नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। यस, शायद सर वो पॉसिबल ही नहीं होगा जिंदगी में। और कोई आंसर? और सर रिटायरमेंट हो जाएंगे, वेरी गुड वेरी गुड, कि सर रिटायर हो जाएंगे तो भी शायद मेरी लास्ट सैलरी 25 लाख रुपया नहीं हो सकती। यस यस, वेरी गुड। मेरा कहने का मतलब है कि आप शायद 25 लाख का सपना देख ही नहीं सकते। मैं एक बार एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि सर मेरी लास्ट सैलरी 25 लाख रुपया हो गई तो मेरी जिंदगी यहाँ पे खत्म हो गई। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप MBA करते हो तो आपने आंसर दिया है कि सर 15 से 20 लाख का पैकेज मिलता है। आप देख लो करियर ग्रोथ, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है।
मेरा कहने का मतलब है कि दिस इज द फास्ट पेस, वहां पे आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी आ सकती है। मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूं, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं और एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल योर स्टार्टिंग सैलरी इज द 5 लाख रुपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 5 लाख रुपीज है, और दूसरा बी नाम का स्टूडेंट है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, व्हाटएवर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जब आफ्टर द ईयर, जब एक साल कंप्लीट होता है, 10% इंक्रीमेंट आता है, तो ये बंदे की सैलरी कितनी बढ़ेगी? 50,000 रुपया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं सेम फॉर्मूला लगा रहा हूं एमबीए वाले बंदे के साथ, कि जिसकी सैलरी 20 लाख रुपया है, उनको भी मैं 10% हाइक देता हूं, ये बंदे को कितना पैकेज मिलेगा, कितनी इंक्रीमेंट मिलेगी? 2 लाख रुपया। आप खुद हिसाब कर लो कि करियर ग्रोथ कहां पे जाके रुकेगा। दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन, कि जहां पे आम जनता अपनी जॉब को खत्म करते हैं, वहां पे एक एमबीए लेवल का इंसान अपनी जॉब को स्टार्ट करता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं करियर ग्रोथ के ऊपर क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, थोड़ा क्विकली आगे बढ़ते हैं कि बिजनेस स्किल एंड नॉलेज। कि सर एमबीए करने से ठीक है सर, पैसा इज नॉट माय पैशन, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बहुत श्रीमंत घर से हूं, या तो मैं, मेरे पेरेंट्स आर वेरी वेरी इनफ कैपेबल, कि सर मुझे शायद पैसा की जरूरत नहीं है, बट सर मेरे में ये बात करो कि क्या स्किल का इंप्रूवमेंट होगा। तो आप यहाँ पे बात आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल एज ए इंसान, जब आप एमबीए करते हो तब आपके अंदर ऑल एवरीवेयर, मतलब आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आपके अंदर नॉलेज आएगा, चाहे वो एचआर का होगा, चाहे वो फिनेंशियल होगा, चाहे वो ऑपरेशनल होंगे, शायद वो सेल्स होगा, या तो कोई भी होंगे। बहुत सारे जो लोग देखते होंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो लोग होते हैं, उसका सपना होता है कि सर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यस, आप एमबीए के बाद एंटरप्रेन्योर का सपना देख सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि सर फिनांस इज द माय पोर्ट्रे, मुझे फिनांस के अंदर मेरी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, यस, आफ्टर द एमबीए। अच्छा, मैं दूसरा भी बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको खुद की कंपनी चलानी है, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी चाहिए और आपको फिनांस भी चाहिए, आपको दोनों चीज की जरूरत पड़ेगी। कई लोग बोलते हैं सर एचआर, आई एम नॉट वेरी गुड इन एचआर, सर इंसेंटिव क्या देना चाहिए, सर कंपनी के साथ बॉन्डिंग। देखो आज के टाइम में अच्छे स्किल वाले लोग मिलना इज अ चैलेंज, और स्किल वाले लोग मिलेंगे और आपकी एचआर स्किल अच्छी नहीं है, बिलीव मी, वो आपके साथ कभी टिकेंगे नहीं, आपके साथ वो उनका करियर नहीं चलाएंगे, बहुत जल्दी आपको छोड़ के चले जाएंगे। उसके लिए आपकी एचआर स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा एचआर का मीनिंग होता है कि आज के टाइम में लोग मिलना भी मुश्किल है, मतलब सर एक बड़ा हेडेक है कोई भी कंपनी को रन करने के लिए, आपके अंदर एचआर वेरी गुड अच्छा होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन विच इज द ऑपरेशनल इश्यू, जो छोटे छोटे पेटी इश्यूज आते हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग, आप देखेंगे कि सर देखो मार्केटिंग के बिना एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल। शायद आप मशीन लगा देंगे, शायद आप प्रोडक्शन चालू कर देंगे, बट आपके अंदर सेल्स कैपेबिलिटी नहीं होगी, बस आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, डिजाइन थिंकिंग, कि सर आज के टाइम में इनोवेटिव सोचना भी बहुत जरूरी है, कि अदरवाइज नया आइडिया नहीं आएंगे, आप नोकिया बन जाएंगे, आप कोडक बन जाएंगे, आप डायनासोर बन जाएंगे, जिंदगी के अंदर कहीं चले जाएंगे, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा। राइट, सो केस पेडागोलॉजी, देखो आप जब एमबीए करते हो तो आपको रियल केस के ऊपर आपको बात करने का मौका मिलता है। स्ट्रेटेजिक्स, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड, स्ट्रेटेजिक वाइज आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे कैसे आपको आगे चलना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स, देखो आज के टाइम में डेटा माइनिंग, बिग डेटा, डेटा एनालिसिस इज अ वंडरफुल जॉब। फॉरेन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, आप कहीं पे भी मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते होंगे, आपके पास 8-10 लोग आ जाते होंगे और डिफरेंट डिफरेंट डेटा आपसे मांगते होंगे। वो डेटा क्यों मांगते हैं? आपका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। आप फॉर एग्जांपल एक बार आपने ब्राउन कलर की घड़ी अमेजोन के अंदर सर्च की होगी, अगली बार आपको ब्राउन कलर की घड़ी दिखेगी, क्यों? उसके पीछे डेटा एनालिस्ट की पूरी टीम बैठी है एंड दे आर डूइंग द एनालिसिस कि कौन से इंसान को कौन सी चीज कब पसंद है, उन टाइम पे, उस टाइम पे, उन कलर की, उन चॉइस की, वो इंटेंट वाली चीज आपको दिखाई जाती है। आई होप कि आप लोग को पता चल पा रहा होगा कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो सारा नॉलेज है आपको चाहिए तो बस आपको एमबीए करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द वेरी वेरी गुड ऑप्शन कि सर कंसोलिडेटेड कॉर्पोरेट नेटवर्क। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेशन अपना रिलेटिव्स हो, चाहे वो कोई भी हो, अच्छा नेटवर्क नहीं होगा तो नेटवर्क के बिना कुछ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपकी मार्केट के अंदर अच्छी वैल्यू होना बहुत जरूरी है। अच्छा नेटवर्क नहीं होगा तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। लोग पागल नहीं है कि आईएम जैसी कॉलेज के अंदर पढ़ने जाते हैं, क्यों पढ़ते हैं?
अपन यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं कि वे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेटवर्क। फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज द पीयर टू पीयर। मेरा कहने का मतलब है कि पीयर टू पीयर का मतलब है कि जब आप इस लेवल के लोगों के साथ जब आपकी पढ़ाई होगी, आप अच्छी भी स्कूल में जाते हो, इन लोगों के साथ जब आप रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो इंटेलेक्चुअल कितना है। और इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करने के बाद आपको भी रियलाइज होगा कि बॉस जिंदगी में क्या करना चाहिए। दिस पीयर टू पीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी सारा प्रॉब्लम अपने साथ बेंच पे बैठने वाला स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, राइट। दिस इज वेरी गुड। एलुमनी एसोसिएशन, देखो दिस इज आल्सो वेरी गुड। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि आप कोई भी आपके गांव की कोई लोकल कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी सिटी की कोई लोकल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, और जब आप दिल्ली कोई कॉन्फ्रेंस के अंदर जाते हो, आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी आप कॉन्फ्रेंस में जाते हो और वहां पे बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल सर मैं एबीसी नाम की कॉलेज के अंदर से पढ़ा हूं, शायद कोई आपको सामने देखेंगे भी नहीं। लेकिन जब आप वहां जाके बोलेंगे कि सर मैं IIM अहमदाबाद से पास आउट हूं, शायद आपकी कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए सारे लोग एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे कि इंसान कौन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करें, थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए सेशन को प्लीज। कि आप इस सेशन का एलुमनी एसोसिएशन का जो मतलब है कि जब इनकी रियलिटी आपको पता चलेगी कि सर मैं IIM अहमदाबाद, जब तक आप मरेंगे IIM का लोगो आपके साथ चलेगा, IIM की टैगलाइन आपके साथ चलेगी। दूसरा ये जो एलुमनी ग्रुप है, आप कहीं पे भी जिंदगी के अंदर फंस जाएंगे, ये पूरा ग्रुप आपको मदद करेंगे। फॉर एग्जांपल आप आपके कोई फॉरेन के अंदर जाते हो, कोई आपकी कंपनी के काम की वजह से या कोई भी कॉर्पोरेट डील की वजह से, शायद वहां पे आपका एलुमनी मिल गया तो शायद आपको अच्छी तरह से डीलिंग करेंगे। और यू नो कि IIM अहमदाबाद का एसोसिएट आपका एलुमनी होगा तो दे ऑल आर वुड बी द वेरी वेरी नॉलेजेबल। ऐसा नहीं होगा कि कोई यहाँ पे ऐसे ही किसी को IIM अहमदाबाद के अंदर मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तो मिल गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो दिस इज अ वेरी गुड कि आपके जिंदगी में आप जब तक जिएंगे एक एलुमनी एसोसिएशन, एक ग्रुप आपके साथ चलेगा, ठीक है। प्रोफेसर, देखो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु, कि सर मैं किसके साथ रह के पढ़ता हूं, मेरा जीवन किसने बनाया, तो इस लेवल के प्रोफेसर के साथ आपकी पढ़ाई होगी। कॉर्पोरेट इवेंट्स, आपने देखा होगा कि IIM अहमदाबाद के अंदर बहुत सारे कैंपस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद की बात करूं, गांधीनगर की मैं बात करूं या गुजरात की बात करूं, यू नो कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स है। तो जो कॉर्पोरेटर जो आते हैं, जो बिजनेसमैन आते हैं, तो वहां पे जो IIM अहमदाबाद है उसके अंदर जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, ये रियल स्टूडेंट को उन इवेंट्स के अंदर ले जाते हैं और वहां पे उनको पूरा मैनेजमेंट रोल सिखाते हैं कि व्हाट इज द रियल, व्हाट इज द प्रैक्टिकल लाइफ। और उनकी कॉलेज के अंदर भी बहुत सारी बड़ी, अब आप खुद सोचो कि आपको एक स्टेट का, कोई एक सिटी का, कोई एक गांव के अंदर कोने में कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, आपके वहां पे कौन सा कॉर्पोरेटर आके आपके वहां पे इवेंट करने वाला है। आप ये जो सारे पॉइंट्स है आपने आपको पूछना है, आपको यहाँ पे खुद को खड़े रख के पूछना है कि क्या मुझे सब चीज चाहिए। यस, आपको अच्छी कॉलेज में से MBA करना पड़ेगा, राइट। कॉन्फ्रेंसेस, देखो आप जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है वहां पे आपको प्रैक्टिकल ले जाएगा और वहां पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। आपकी कॉलेज के अंदर बहुत सारी कॉन्फ्रेंस होंगे जिसके अंदर आपको रियल जो कॉन्फ्रेंस की जाती है उसके अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कलीग, अब आप मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल वॉचमैन होता है, उसका कभी फ्रेंड CEO हो सकता है? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द कलीग। मैं वॉचमैन को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूं, बट मेरा कहने का मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब उनकी शिफ्ट खत्म होती है, जब आप क्लार्क हो, आप बैंक के अंदर काम कर रहे हो, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हो, तब जब आपकी शिफ्ट खत्म होती है तो आपके कलीग के साथ ही आप चाय पानी नाश्ता करेंगे। और जब आप CEO होंगे, किसी का टॉप मैनेजमेंट पे आप होंगे, किसी कंपनी का डायरेक्टर होंगे, चेयरपर्सन होंगे, तब जब आपका ब्रेक होता होगा तब भी आप उन लेवल के लोगों के साथ शायद आपको डीलिंग करने का मौका मिलेगा। तो दीज आर द वेरी गुड ऑप्शन। एंड ऐसा नेटवर्क बनाना है तो बॉस MBA की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। अगेन वी आर डिस्कसिंग कि व्हाई MBA। देखो अपन ने अच्छी बातें बहुत कर ली, बट दिस इज द फ्यू चैलेंजेस। देखो MBA करना है तो जिंदगी के अंदर चैलेंजेस आएगी। क्या चैलेंजेस? फॉर एग्जांपल आपको फाइनेंशियल इश्यू कि सर मुझे अच्छी कॉलेज में से पढ़ाई करना है, पैसा नहीं है। चिंता मत करना, आप 99.99 परसेंटाइल लाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं बैंक आपके घर आके आपको स्कॉलरशिप देंगे। आपको क्या लग रहा है कि IIM अहमदाबाद के अंदर 60 स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं एवरी ईयर, वो सबके घर पे 22 लाख रुपया कैश होते होंगे? नहीं। उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिसका पापा रिक्शा चला रहे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसका पापा चाय की लारी चलाते, वो लोग उनके स्टूडेंट IIM अहमदाबाद तक पहुंचते हैं। और उसका रीजन होता है कि वहां पे बैंक का फंडिंग होता है। बट यस, देयर इज सम फाइनेंशियल इश्यूज। मैं इसका दूसरा वर्जन आपको बताऊं फाइनेंशियल इश्यू का,
तो फॉर एग्जांपल आपको ग्रेजुएशन के बाद जो किसी ने बताया था कि सर 4 लाख 5 लाख की जॉब मिलेगी और आप 2 साल एमबीए करते हो तो शायद आपको 10 लाख रुपया का मोह माया छोड़नी पड़ेगी, वो 20 लाख कमाना है तो, राइट। रिलोकेशन, देखो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि सर हम तो रहेंगे पेरेंट्स के साथ, मेरे गांव में जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ वहां पे मैं मरना चाहता हूँ, तो वो लोग के साथ शायद चैलेंज आ सकती है कि आपको रिलोकेट होना पड़ेगा। दैट इज आल्सो वन चैलेंज। टाइट डे शेड्यूल, आपको क्या लग रहा है मुकेश अंबानी पूरा दिन घर पे सोते होंगे? बॉस डे शेड्यूल चाहिए, तब जाके आप सक्सेस बन सकते हो। नेटवर्किंग इन द सोशलाइजेशन, देखो सर बहुत सारे लोग होते हैं कि सर मैं फ्लाइट के अंदर हूं, मैं बाजू की सीट में कौन बैठा है मैं उनसे बात भी नहीं करता हूं, बट यस आप एमबीए कर लेंगे, आप उन लेवल की पोजीशन पे होंगे तो बॉस नोबडी नोज कि अपॉर्चुनिटी कहां से आती है, और शायद आपको नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत सारी चीज ऐसी होगी जो शायद आपको घुमानी पड़ेगी एक एमबीए के चक्कर में। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपकी भाषा में बात कर रहा हूं जो आप लोग सोचते हो, राइट। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट इज कि सर ठीक है आपने बताया एमबीए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सर, एवरीथिंग वी नो, ये सारी चीज शायद गूगल पे भी अवेलेबल होगी, कहीं ना कहीं मिलेगी। सर हमको ये बता दो कि इन अच्छी कॉलेजेस के अंदर जाना है तो हमारी प्रोफाइल क्या होनी चाहिए। देखो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों का एक मिथ होता है कि सर मेरा 10th के अंदर स्कोर बहुत खराब था सर, ग्रेजुएशन के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ। कई लोग का होता है कि सर मेरा 10th में बहुत अच्छा स्कोर है बट मैं शायद ए हो गया, XYZ जो भी रीजन होता है, बट आपको एमबीए अच्छी बी स्कूल में से करना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होनी चाहिए, और उन प्रोफाइल के अंदर आपके पास अभी भी टाइम होगा, आपके पास शायद टाइम होगा आपके एग्जाम से पहले, आपके एडमिशन के पहले, तो आप उन प्रोफाइल को डेवलप कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्रोफाइल के अंदर क्या चीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला ऑप्शन है विच इज द एकेडमिक। एकेडमिक का मेरा मतलब है कि आपका 10th, आपका 12th एंड आपका ग्रेजुएशन, इसका स्कोर होना चाहिए। इसका स्कोर जितना अच्छा होगा आपको उतनी अच्छी कॉलेजेस मिलेगी। यस 100% बी स्कूल 10th 12th का स्कोर नहीं मांगती है, मैं आगे बात करूंगा अभी क्विकली कि इसके बारे में, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का स्कोर चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इट इज नॉट मैंडेटरी, देखो मैंने यहाँ पे खास लिखा है इट इज नॉट मैंडेटरी, बट यस कई टॉप आईएम्स के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कितना चाहिए वो भी अपन बात करेंगे। डाइवर्सिटी, शायद आपको थोड़ा यहाँ पे ब्लर दिखता होगा बट मैं समझा देता हूँ, दिस इज द डाइवर्सिटी। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एकेडमिक डाइवर्सिटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल आप बीटेक कर रहे हो, आपने देखा होगा IIM अहमदाबाद में बहुत सारे इंजीनियर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बेनिफिट मिलता है एकेडमिक डाइवर्सिटी का। फॉर एग्जांपल यू आर डॉक्टर, डेफिनेटली यू विल गेट द गुड एडमिशन। आप आर्ट्स ब्रांच, क्योंकि वो नहीं चाहता है, उन कॉलेज नहीं चाहती है कि उनके क्लासरूम के अंदर बैठे हुए 60 स्टूडेंट सब बीकॉम वाले हो, कॉलेजेस ऐसा नहीं चाहते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर गिविंग सम एक्स्ट्रा माइलेज टू डाइवर्सिटी, राइट। लास्ट ऑप्शन इट इज एक्स्ट्रा करिकुलम। एक्स्ट्रा करिकुलम का मेरा मतलब है कि विनिंग द स्टेट नेशनल लेवल कंपटीशन, और आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगा आपके प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे स्पेशली लिखा है स्टेट एंड नेशनल वाइज कंपटीशन। अब ऐसा मत बोलना कि सर मैं मेरी स्ट्रीट के अंदर बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर हूँ, वो नहीं चलेगा भाई। आपको स्टेट या तो नेशनल लेवल की टफ कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको बात कर रहा था कि सर ये प्रोफाइल तो मेरी बन गई, अब मुझे कौन सी, तो यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूंगा कि जो 20 स्कूल है, दिस इज द क्लस्टर ए, जो टॉप कॉलेजेस है हिंदुस्तान के अंदर, उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन लेना है तो आप देखेंगे विच इज IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, SP जैन जो मुंबई के अंदर है, मैं आशा रखता हूँ आप लोग ने नाम सुना होगा, FMS दिल्ली। मैक्सिमम केट लिखने वाले स्टूडेंट FMS दिल्ली को प्राधान्य देते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो फीस है वो खाली 2 लाख रुपया है, जो पहले 50,000 हुआ करती थी, अब बढ़ के 2 लाख रुपया हो गए, और आज भी वो IIM अहमदाबाद के बरोबर का पैकेज निकालती है। और उसकी जो रेप्यूटेशन है, दूसरा चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जब आप बी स्कूल डिफाइन करते हो या तो कोई भी पसंद करते हो, तब आपको ध्यान रखना है कि वो कॉलेज की रेप्यूटेशन कैसी है। सेकंड आपको देखना है कि उनकी एज कितनी ओल्ड इंस्टीट्यूट है, जितनी इंस्टीट्यूट ओल्ड होगी डेफिनेटली उसकी रेपुटेशन अच्छी होगी। एंड थर्ड एंड लास्ट विच इज द प्लेसमेंट, कि सर इनके अंदर से मुझे कैसा प्लेसमेंट मिलता है। ये 3 चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो क्लस्टर ए जो मैंने सिलेक्ट किया है या तो जो सबने सिलेक्ट किया हिंदुस्तान के अंदर,
उसमें आई एम कोलकाता, आई एम बेंगलोर, आई एम अहमदाबाद, एसपी जैन, एफएमएस एंड एक्सेलेरा। आई होप आप लोग को पता होगा जेवियस लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके अंदर जो जमशेदपुर के अंदर है, विच इज द वेरी गुड। उसके लिए आपको जेट की एग्जाम लिखनी पड़ेगी। एसपी जैन के लिए मुंबई के अंदर है। आप फॉरेन के अंदर जाना चाहते हो, दुबई या तो सिडनी वाले कैंपस के अंदर, तो आपको जीमेट लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको कैट और जेट के थ्रू भी एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पे आपको आईएम के अंदर जाना है तो डेफिनेटली आपको कैट की एग्जाम लिखनी पड़ेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लास्ट में मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगा। सर हमारे नसीब खराब था, शायद मैं टॉप कॉलेजेस के अंदर नहीं जा पाया, तो मैं क्लस्टर बी की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल जो सेकंड लेवल की कॉलेजेस है उसके अंदर आप देखेंगे एमडीआई गुड़गांव, आईएफटी दिल्ली के अंदर जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, एमडीआई एचआर के अंदर आपको जाना है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट होता है जो इंजीनियर है और उसको आईआईटी में जाने का सपना है, तो भगवान आपको यहाँ पे मौका दे रहा है। आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर जा सकते हो और आप यहाँ पे एमबीए कर सकते हैं। खाली 2.5 लाख रुपया फीस है और उसके सामने 19 लाख का आज भी पैकेज मिलता है एमबीए का। फॉर एग्जांपल जेबीएमएस, दिस इज वेरी गुड, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्कूल, मुंबई के अंदर स्कूल है, खाली 2 लाख रुपया फीस है और उसके सामने 18 लाख का पैकेज देती है। आपको महाराष्ट्र सीईटी, एमएच सीईटी जो बोलते हैं वो एग्जाम आपको पास करनी पड़ेगी। आईएफटी के लिए आपको आईएफटी की एग्जाम लिखनी पड़ेगी। टिस जो टाटा ग्रुप की जो कॉलेज है सोशल साइंस के ऊपर, टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस, खाली 2.5 लाख रुपया फीस है, 18 लाख का पैकेज देती है। किसी को एनजीओ या तो चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सब जो चीज है उन लेवल की कंपनियां है तो खुद का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है, टिस इज द वेरी गुड। उसके लिए आपको टिस नेट की एग्जाम देनी पड़ेगी और इसके एग्जाम के थ्रू आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, यस किसी का क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द स्नैप, बेटा मेरे को एक बार कंप्लीट कर लेने दो, यू विल गेट ऑल आंसर। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन द लास्ट। ओके, so NITI is especially for the mechanical and engineer students. I am Indore, it is a very good. I am Kozhikode, it is a very good. नरसी मुंजी, आपने नाम सुना होगा, नरसी मुंजी मुंबई। ये जो जितने भी एमबीए करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट होते हैं और उनको टॉप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं मिलता है, नरसी मुंजी उनका रेस्क्यू ऑप्शन होता है। उनके लिए आपको एनमेट की एग्जाम लिखनी पड़ेगी। साल में 3 बार एग्जाम आती है नेट की, आप 3 बार इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट 10 से 12 कैंपसेस है, उसके अंदर आपको कहीं पे भी एडमिशन लेना है तो आपको एनमेट की एग्जाम लिखनी पड़ेगी। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि सर 15 लाख 17 लाख का पैकेजेस की बात करें, क्लस्टर सी लेवल की मैं कॉलेजेस जो बात करूं तो विच इज आईआईटी दिल्ली, आप देख सकते हो 4 लाख के फीस के सामने 16 लाख का पैकेज देती है। आईआईटी खड़गपुर, जिस स्पेशली फॉर द इंजीनियर, ये जो इंजीनियर लोग यहाँ सुन रहे हैं मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ। ये किसी का क्वेश्चन था स्नैप के बारे में, तो विच इज सिम्बायोसिस ग्रुप। आपको सिम्बायोसिस के कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, ग्रुप के अंदर एडमिशन लेना है, बॉस आपको स्नैप एग्जाम लिखनी पड़ेगी। ये सब एग्जाम्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। सब एग्जाम क्या है, देखो यहाँ पे सबका अपना अपना ईगो होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सर मेरा नरसिंह मुंजी का खुद का ग्रुप है, मैं तो नेट की एग्जाम लूंगा। फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस मेरा खुद का ग्रुप है, अलग ग्रुप है, सर मैं स्नैप की एग्जाम लूंगा। तो बस ये एग्जाम का नाम अलग है, बाकी इसके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अपन बात करेंगे आईएससी बेंगलोर और आईएम रांची विच इज द वेरी गुड। ये जो सब न्यू आईएम से बेबी आईएम जिसको आप बोलते हो, वहां पे जिसको फॉर एग्जाम्पल आईएम अहमदाबाद के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर नया डिवीजन चालू हुआ है, जिसके अंदर आपको एग्रीकल्चर के अंदर आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कम परसेंटाइल के अंदर आईआईएम अहमदाबाद का टैग मिल सकता है, आपको एग्रीकल्चर में जाना है। ठीक है, आईएम शिलोंग, इट इज अगेन द बेबी आईएम्स, आपको यहाँ पे इसके क्राइटेरिया थोड़ा कम होते हैं, नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएंगे। आई होप आपको स्नैप का भी क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द स्नैप? दिस इज द लास्ट स्लाइड कि सर जिंदगी में कुछ भी हो गया 10 लाख से बड़ी जॉब तो लेंगे। देखो इनसे नीचे फिर आपका सपना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप एमबीए मत करना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई लोकल कॉलेजेस के अंदर से कोई बोलता है कि सर मैं निर्मा जैसी कॉलेज से एमबीए करना चाहता हूं, मैं आपको मना करूंगा। ठीक है, आप लास्ट में कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फायदा नहीं है। ठीक है, अगेन मुझे कोई कॉलेज से प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी से कोई दुश्मनावट नहीं है, मैं आपको रियलिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द लास्ट। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे आईएम उदयपुर विच इज द बेबी आईएम, जहां पे आपको कैट के एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। नरसिंह मुंजी, मैं ये सब कॉलेज आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट यस फिर आपने सोच लिया है कि सर मैं अच्छा मार्क्स नहीं लाना चाहता और मैं अच्छी कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ और शायद मेरा नसीब कहीं पे कमजोर हो गया, तो फिर आपको लास्ट ऑप्शन देखना चाहिए। जैसे सिम्बायोसिस एमएचआरडी के अंदर आपको इंटरेस्ट है तो भी आपको यहाँ पे स्नैप की एग्जाम लिखनी चाहिए और आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगेन ऑल आईएम्स आर आस्किंग फॉर द कैट ओनली
और आप नर्सिंग इंजीनियर या कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो आपको एनमेट की एग्जाम लिखनी पड़ेगी। यस सर, आर दिस ऑल द स्टार्टिंग पैकेजेस? यस बेटा, ऑल द स्टार्टिंग पैकेजेस जो मैं बात कर रहा हूँ विच इज द एवरेज। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 13 लिखा है तो शायद वो 10 भी हो सकता है, और यहाँ पे 15 लिखा है तो शायद वो 17 भी हो सकता है। ऑल गोज टू अप्रोक्सीमेट, बट यस इनसे नीचे नहीं होगा। ठीक है, सो ये सब मैं स्टार्टिंग पैकेज की बात कर रहा हूँ जब यहाँ से आप पढ़ाई करके बाहर निकलेंगे, राइट। अच्छा, अब सर ठीक है, ये सब कॉलेजेस तो बहुत अच्छी लगी, मजा आ गई सर, लाखों करोड़ों की बात कर दी आपने, शानदार। अब सर इसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? देखो, आप सिलेक्शन प्रोसेस देंगे, जो आपका फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट होने वाला है बेस्ड ऑन द केट एग्जाम। मैं आपको यहाँ पे ये बताने का दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेरे से बात करते हैं, मैं बहुत सारा मेंटरिंग करता हूँ स्टूडेंट के साथ, मैं लास्ट 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। बहुत सारे बच्चे से मैं बात करता हूँ, वो लोग क्या बोलते हैं कि सर IIM अहमदाबाद के अंदर जाना है तो कितना परसेंटाइल चाहिए? मैं आपको उल्टा रिकमेंड करूंगा कि आप अपना टारगेट बना लो, 99.99 परसेंटाइल लाना है। हिंदुस्तान की हर कॉलेज आपको घर पे लेने के लिए आएंगे, लेकिन ये 99.99 परसेंटाइल खाली 9 परसेंटाइल आ गया तो दोस्त शायद हमने कितना भी पेपर वर्क किया होगा, शायद हमने कितने भी अच्छे सपने बनाए होंगे, सब चकनाचूर हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है, कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, कोई बैंक आपके घर पे भी नहीं आएगी, कोई कॉल नहीं आएगा। फिर लास्ट में आप कोसते रह जाएंगे कि सर MBA तो नहीं करना चाहिए, कचरा हो गया है। MBA कचरा नहीं हुआ है बॉस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको गारंटी देता हूँ 99.99, और मैं आज बता रहा हूँ आपको, जब आपकी प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट भी नहीं हुई है, मैं आज से आपको बता रहा हूँ। लास्ट में जाके मुझे मत बोलना कि सर मुझे किसी ने बताया नहीं था कि 99 परसेंटाइल लाना चाहिए IIM अहमदाबाद के जाने के लिए। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि बॉस लग जाओ, 99.99 परसेंटाइल ला देंगे, मजा आ जाएगी दोस्त जिंदगी के अंदर। तो वहां पे आपको केट का स्कोर चाहिए सबसे पहले, ठीक है, इसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। सेकंड जो होता है विच इज द प्रोफाइल, जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेट मी क्लियर, यस दिस इज द प्रोफाइल स्कोर। आपको प्रोफाइल स्कोर आपका जितना स्ट्रांग होगा उसके बेस पे आपको वहां पे एडमिशन अच्छे से मिलेगा, राइट। थर्ड ऑप्शन जो है फाइनल जो होता है, उसके अंदर प्रोफाइल के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। अभी बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो ग्रुप डिस्कशन नहीं करवाती है, लेकिन रिटन एबिलिटी टेस्ट लेते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि मार्च में, फॉर एग्जांपल नवंबर महीना के अंदर केट की एग्जाम आती है, जैसे मैंने अभी बताया कि 28 नवंबर 2021 कैलेंडर के अंदर बुक कर देना। केट 21 की एग्जाम डेट है, संडे है, 3 सेक्शन के अंदर मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, 3 सेक्शन के अंदर केट की एग्जाम होने वाली है। तो उन एग्जाम के बाद लगभग फरवरी मार्च महीना के अंदर रिटन एबिलिटी टेस्ट आती है, आपको टॉपिक दिया जाता है और उसके अंदर आप कितने अच्छे शब्दों में लिखते हो उसके बेस पे आपकी प्रोफाइल बनती है। इज इट क्लियर? मैं आशा रखता हूं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। प्लीज यस 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 लिखते हो चैट बॉक्स में, प्लीज क्विकली। सर इन कॉलेजेस के अंदर जो आप अभी कब से बातें कर रहे हो कि सर 10th का स्कोर चाहिए, 12th का स्कोर चाहिए, ग्रेजुएशन का स्कोर चाहिए, कितना चाहिए, कहां पे चाहिए, क्यों चाहिए, आप दिल के अंदर ये स्लाइड को स्टोर कर दो कि फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया था कि टॉप IIT के IIM के अंदर आपको जाना है तो ये आपको सारी पंचायत में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोफाइलाइजेशन, में एक एग्जांपल के अंदर आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो केट का स्कोर है, मैं आशा रखता हूं कि आपको दिख रहा होगा जो मैं लिख रहा हुआ केट का जो यहाँ पे लिखा है मैंने, केट वर्ड जो लिखा है यहाँ पे, जो फॉर एग्जांपल 100 में आपका परसेंटाइल 100% आता है, राइट। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपका 100% यहाँ पे आया है। अब आपका जो टेस्ट का स्कोर है, फॉर एग्जाम्पल आप IIM कोलकाता के अंदर जाते हो तो इसका 56% मतलब 56 मार्क्स यहाँ पे लिया जाएगा। क्लास 10th के अंदर, ये फॉर एग्जांपल जो ए नाम का इंसान था उनका 10th के अंदर 80% था, उसका 12th के अंदर 80% था। मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं और केट के अंदर 100 मार्क्स आया तो इसका मतलब 56, यहाँ पे 20% वेटेज दिया जाएगा क्लास 10th को, मतलब यहाँ से 16 मार्क्स लिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 20% ऑफ द 10th, 20% ऑफ द 12th, मतलब यहाँ पे अगेन 60% लिया जाएगा। एंड इफ यू आर फॉर एग्जांपल कमिंग फ्रॉम द एकेडमिक डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग या कहीं से भी आ रहे हो तो आपका 4 मार्क्स आपके खाते में और दिया जाएगा। और फॉर एग्जांपल इफ यू आर द फीमेल कैंडिडेट, आपको 4 मार्क्स और दिया जाएगा। ऐसे करके आपका स्कोर बनेगा लगभग फॉर एग्जांपल 10, 26 एंड 7, 8, 9, योर स्कोर इज 96। नाउ
बी नाम का जो स्टूडेंट था उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 80 की जगह पे 90 मार्क्स था। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप सब लोग को समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो बी नाम का स्टूडेंट था उसको 90 मार्क्स यहाँ पे परसेंटाइल था, तो खाली उसको फर्क क्या पड़ेगा, उसका भी 100 मार्क्स आया। मैं एक हाइपोथेटिक सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे उनका 80 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 है, वो भी इंजीनियर है और वो भी फीमेल कैंडिडेट है, तो उसका स्कोर बनेगा 56। यहाँ पे 90 के हिसाब से बनेगा 18, 16, 4 and 4, इसका मतलब 98। तो जो 96 वाला बंदा था, भले उसका 100 में से 100 मार्क्स आया, बट उनके पहले बी नाम का स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका 10th का स्कोर अच्छा था, तो उसको एडमिशन मिल गया। चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करिए, आप लोग को क्लियर हो गया व्हाट इज द प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, प्लीज क्विकली। तो आपको आपका इस हिसाब से प्रोफाइलाइजेशन बनाना है कि सर मेरा 10th का स्कोर खराब है, मैं उसको अच्छा नहीं कर सकता, अब मेरे पास टाइम नहीं है, तो बॉस मुझे टेट के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। दैट इज अ वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। So this all about the profileization प्रोफाइल। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे एसपी जैन, मैं जो यहाँ पे आपको बात कर रहा था दूसरी कॉलेजेस की, मैं आईएम की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एसपी जैन की बात करेंगे तो उन्होंने आज तक डिक्लेयर में, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि दे आर नॉट डिक्लेयरिंग कि वो कौन से बेस को, कौन सी चीज को कितना वेटेज देते हैं। ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा था कि योर एफएमएस इज द वेरी गुड, लगभग सब बच्चों की उम्मीद होती है एफएमएस कॉलेज जो होती है सबके फेवरेट होती है। क्यों? क्योंकि 100% केट के स्कोर पे एडमिशन देते हैं। 2 लाख रुपया इसकी फीस है, 20 लाख रुपया इसका पैकेज है, और आज भी आईएम अहमदाबाद के बरोबर की रेप्यूटेशन है। तो मेरे दोस्त, अब इसको दिल के अंदर थमा लो कि एफएमएस कॉलेज के अंदर जाना है। नहीं आपको फाइनेंस प्रॉब्लम आएगा, नहीं आपको 10th का प्रॉब्लम आएगा, नहीं आपको 12th का प्रॉब्लम आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओनली एंड ओनली रिक्वायर 98.5 परसेंटाइल इन द केट एग्जाम। मैं आशा रखता हूं कि आप लोग के दिमाग और दिल के अंदर मेरी बात पहुंच रही होगी। तो उसके बाद आगे बढ़ते एक्सेलेराई, जो मैं आपको बता रहा था कि जो जेवीएस ग्रुप है 100% जेट के थ्रू एडमिशन देते हैं, उसको दूसरी कोई पंचायत नहीं है कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन। तो जो मैं आपका मिथ था उसको मैं दूर कर रहा हूं कि कोई 10th 12th की जरूरत नहीं है। बॉस रिजल्ट चाहिए, केट के अंदर मार्क्स चाहिए। जो पास था उसको भूल जाओ, मैं उसको सुधार नहीं सकता, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, बट यस अब जो भी है मुझे इसके अंदर मेरी जिंदगी बनानी है। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्सेलराई एचआर के अंदर किसी को इंटरेस्ट है तो इट इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फॉर एग्जांपल आई एम लखनऊ की जो अपन बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल 60% वो लोग कैट को माइलेज देते हैं। वो 10th को उसको कोई लेना देना नहीं है, बट यस 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस, मैं वर्क एक्सपीरियंस की जो यहाँ पे बात कर देता हूँ कि 8% 10% का मतलब होता है कि लगभग लगभग 1 ईयर या तो उनसे बिलो, उनसे ज्यादा किसी को नहीं चाहिए। दैट इज अ वर्क एक्सपीरियंस। ऐसा मत सोचना कि सर 5 साल जॉब करनी पड़ेगी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्विकली। क्लस्टर जो अपन बी की बात कर रहे थे, आप देखेंगे कि हार्डली 4 से 5 कॉलेजेस ऐसी है जिसको क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन वर्क एक्सपीरियंस वो सारी चीजों में पंचायत है। बाकी आप देखेंगे आईएफटी फॉर एग्जांपल दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ 100% स्कोर चाहिए। 100% जो आप एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे उसका स्कोर चाहिए। फॉर एग्जांपल जेबीएमएससी की जो मैं बात कर रहा था जनरल बजाज इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सीईटी की एग्जाम लिखनी है 100% मार्क्स चाहिए, कोई लेना देना नहीं है दूसरी चीजों से। आई एम इंदौर, अब आई एम इंदौर का कोई सपना देखना चाहते हैं और फॉर एग्जांपल उसका 12th के अंदर फॉर एग्जांपल खराब मार्क्स है, तो मैं आज से बता रहा हूँ बेटा छोड़ देना। मैं आज से बता रहा हूँ आई एम इंदौर का सपना छोड़ देना, क्योंकि 40% वेटेज दे रहे खाली क्लास 10th के मार्क्स को, सॉरी 12th के मार्क्स को। तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ध्यान लगाने का। आई एम इंदौर को छोड़ दो। नरसिंह मुंजी जो मैं बता रहा था इट इज अ रेस्क्यू ऑप्शन। अब वहां पे एनमेट की एग्जाम का 100% माइलेज दिया जाता है, कोई दूसरी चीजों से लेना देना नहीं है। दीज ऑल आर कॉलेजेस। मैं थोड़ा क्विकली भगाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुकने वाले हैं, अपन को काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। अब यहाँ पे भी देखेंगे क्लास 10th 12th कोई लेना देना नहीं है सारी चीजों में। आई एम उदयपुर जो मैं बोल रहा था वेरी गुड बेबी आई एम 100% टेट के स्कोर पे आपको एडमिशन मिल जाएंगे। राजस्थान जैसे शानदार स्टेट के अंदर खुशनुमा एटमॉस्फेयर के अंदर आप पढ़ सकते हो। आई एम इंदौर के अंदर आपको सिम्बाइसिस ग्रुप के अंदर जाना है, पुणे के अंदर आपको खाली स्नैप का 100% एग्जाम परसेंटेज के थ्रू आपको वहां पे एडमिशन मिल जाएगा। दिस इज द सिलेक्शन। फॉर एग्जांपल केट एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, मैं छोटा मोटा कवर कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले सेक्शन
वन आएगा विच इज द वर्बल एबिलिटी, जो VRC के नाम से जाना जाता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन आता था बिफोर द कोरोना, लेकिन इस बार इसके अंदर 26 क्वेश्चन आने वाला है। 60 मिनट की जगह पे 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जब तक ये 40 मिनट कंप्लीट नहीं होगी आपके नजर के सामने से VRC नहीं हटेगा। चाहे आप वर्बल को कितना भी प्यार करते हो, चाहे भी कितना आप प्यार नहीं करते हो, सबसे पहले आपको VRC आएगा आएगा। VRC में इसलिए बता रहा हूं कि आधी केट वाली जनता फ्रस्ट्रेट हो जाती है। यहाँ पे ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि लगभग आधे लोग तो वहां पे उम्मीद छोड़ देते हैं कि सर केट के अंदर कुछ बात बनेगी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कंट्रोल रखना, आज से मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस करना। जो मॉक टेस्ट लिखेंगे तो मॉक टेस्ट के अंदर आपको भी पहले VRC का सेक्शन लिखना है। 3 घंटा आपकी जो एग्जाम है एक साथ बैठ के लिखना। जो मॉक टेस्ट लिखते हैं उसके लिए स्पेशली बता रहा हूं, नहीं लिखना चालू किया तो कर देना आज से, कि आपका जो 3 आवर्स की जो मॉक टेस्ट होती है एट अ टाइम बैठ के लिखना। बहुत सारे बच्चों मैंने देखा है कि टेस्ट चालू करते, आधी टेस्ट लिखने के बाद नीचे चले जाते हैं, मम्मी को बोलते कॉफी पिलाओ। भाई जब आप रियल केट के एग्जाम देने जाएंगे वहां पे कोई कॉफी पिलाने नहीं आएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड एट अ टाइम। जब आपकी फर्स्ट मिनट पे आपका जितना माइंड कंट्रोल में है उतना ही माइंड आपका 180 मिनट पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है जब आपको नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करना है, राइट। तो उस एटमोस्फेयर, अब मेरे को जस्ट एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, राइट। मैं कोई क्रिकेट को बहुत प्यार नहीं करता बट मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। इंग्लैंड की टीम जब हिंदुस्तान के अंदर खेलने आते हैं और उसमें भी जब गुजरात जैसे स्टेट के अंदर, जब अहमदाबाद जैसे सिटी के अंदर जब वो खेलते हैं जहां पे 45 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, आपको क्या लग रहा है कि सुबह उठ के आके मैच खेलने आ जाते होंगे? भाई वो 15-15, 20-20, 25-25 घंटे, 15-15 दिन पहले वो लोग आके उस एटमॉस्फेयर के अंदर सेट होते हैं, उन टेम्परेचर के अंदर सेट होते हैं, तब जाके वो शायद 8 घंटे की मैच खेल पाते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर के साथ सेट होना बहुत जरूरी है और उसके साथ आपको मैच होना पड़ेगा। सेकंड सेक्शन आएगा LRDA, तो इस बार इसमें 24 क्वेश्चन आने वाले हैं और ये भी 40 मिनट्स का होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा जो आप सेक्शन होगा जो आपका सबका प्यारा होगा, क्वांटिटेटिव एबिलिटी। इसके अंदर इस बार भी 26 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसके अंदर भी 40 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ऐसे करके आपकी केट की पेपर खत्म होगा। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स इन द केट? बेटा जिंदगी में कितने भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन अपन को गोल्ड मेडल नहीं लेना है। मैक्सिमम केट लिख के पहली बार में ही क्रैक कर लेना है, राइट। यस। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्विकली कि दिस इज द सिलेबस। देखो ये स्लाइड को आपके दिल में जमा देना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि आपने जो 8, 9, 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपके फेवरेट क्लास के अंदर जो आपने नींद नहीं किया है और अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से केट निकाल सकते हो, क्योंकि इनके अंदर सब यही चीज पूछे जाने वाली है। नंबर सिस्टम, LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, इज लॉगरिथम। ये जो चीज हम लोग 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के अंदर सेट थियरी जो सर्कल बना के अपन वहां से बाहर निकलते थे, वही सारी चीज यहाँ पे पूछी जाएगी। कोई बाहर की चीज नहीं है। ब्लड रिलेशन, फॉर एग्जांपल मेरे मामा का, मेरे बुआ का लड़की का हस्बैंड मेरे को क्या होता है, जो एकता कपूर की सीरियल देखते हैं उसको बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस, बार ग्राफ, कॉलम ग्राफ, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछे जाने वाली है। मेरे दोस्त थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी VRC के अंदर, बिकॉज यू नो कि आपका वर्बल कैसा है। अब सबको पता है कि सर हमारा वर्बल हम जानते हैं, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिनिमम टू मिनिमम 60 से 70% खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है कि पैराग्राफ पढ़ने के अंदर ही 40 मिनट निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो दिस इज द सिलेबस, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अदर एंट्रेंस एग्जाम में क्विकली बता देता हूँ। देखो आपने सब सुन रहे थे सर स्नैप क्या है, जेट क्या है, अदर एग्जाम्स, एनमेट, एवरीथिंग, व्हाट इज दैट। तो आप देखो कि सब एग्जाम 100% सेम है, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं है सिलेबस के टर्म्स में। खाली डिफरेंस है, कोई 2 घंटे की एग्जाम है, कोई 3 घंटे की एग्जाम है। किसी के अंदर 1/2 मतलब 1/4 मतलब 0.25% माइनस है। किसी के अंदर जो कैट के अंदर 0.33, 1/3 नेगेटिव है। तो ये सारा डिफरेंस होता है। किसी के अंदर 100 मार्क्स है, 100 क्वेश्चन है, किसी के अंदर 1 मार्क्स है। कैट जैसे 3 मार्क्स देता है, बट आप सिलेबस देखेंगे तो सबका सेम है, कोई फर्क नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि दिल के अंदर थाम लो कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले IFT की एग्जाम आती है
जो केट के पहले आती है, और उसके बाद एनमेट की लास्ट एग्जाम आती है। आपको नवंबर से लेके मार्च तक सारी एग्जाम कवर कर देनी है। फिर सर वो अपने आप देख लेंगे कि हमारी जिंदगी कहाँ बनानी है, एक्सेलराई में बनानी है, सिम्बाइसिस में बनानी है, नरसिंह मुंजी में बनानी है, जहां भी बनानी होगी हम बना लेंगे। सबसे पहले मार्क्स लाओ, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्विकली। आईएफटी, महाराष्ट्र सीईटी, खाली देखो अब फर्क है, किसी में 1/3 है, किसी में 120 क्वेश्चन है, किसी में 100 क्वेश्चन है, किसी में 2 घंटे है, किसी में 3 घंटे है, और कोई फर्क नहीं है। तो दीज आर द टिसनेट, एनमेट, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज माय लास्ट स्लाइड। मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल दिस इज फॉर केट 22 और आप केट 21 हो तो इसको डबल कर लेना। मैं जो भी बात करता हूं उसको मल्टीप्लाई 2 करते जाना, तो आपको ये बात रिलेट कर लेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप प्रिपरेशन करना चालू करते हो तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने बोला था सबसे ज्यादा आता है, उसके अंदर आपको वीकली 6 घंटे देने चाहिए। आप केट 21 वाले हो तो आपको 12 घंटा देना है, मतलब डीएलआर के अंदर 6 घंटा और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर 6 घंटा, ऐसे करके आपको 18 घंटे के आसपास वीकली देना होगा। इसका मतलब है 3 घंटे के आसपास आपको पर डे देना पड़ेगा। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेहनत करना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको लगता होगा कि आप सबने विराट कोहली का नाम सुना होगा, ठीक है। आपको लगता होगा कि सर विराट कोहली एक मैच खेलने आते हैं, एक एडवर्टाइज करते हैं, सर करोड़ों में पैसा ले जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी ने उसके पीछे मेहनत नहीं दिखती है। आप खाली सोचो कि विराट कोहली 365 डेज, ट्राई टू अंडरस्टैंड में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, विराट कोहली 365 डे सुबह 5 बजे उठ के मैदान के अंदर प्रैक्टिस करने जाते हैं 365 डे। आप लोग मेरा मोबाइल नंबर सेव कर लेना, आज से आप सब लोग ठान लो कि सुबह 5 बजे उठना है, प्रैक्टिस नहीं करना है। मैं खाली उठने की बात कर रहा हूं, बस उठ जाना है, मेरे को मैसेज करना है कि सर मैं उठ गया। 365 डे एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। है पॉसिबल? जिस दिन पॉसिबल हो गया मैं गारंटी देता हूं आपका कैट का स्कोर निकल जाएगा। विराट कोहली 365 डे करता है। युवराज सिंह ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था ना कि 30 ईयर के अंदर जब क्रिकेटर रिटायर्ड होता है तब वो लेजेंड बनते हैं। विराट कोहली 30 की एज के अंदर लेजेंड बन गया। उसका मतलब मेहनत है, उसकी हार्डवर्क। हमको कोई छोटी सी लारी दिख जाती है, हम खाना खाने खड़ा रह जाते हैं, नाश्ता करने खड़े रह जाते हैं। विराट कोहली ने कितनी ऐसी चीज होगी जो शायद कॉम्प्रोमाइज की होगी। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका कोई फैन नहीं हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। शायद वो एल पेल वाला कुछ चीज खाते नहीं होंगे। आपको फ्रेंड की भी पार्टी होती है, मामा के वहां पे शादी होती है जहां पे हमका कोई रिश्ता भी नहीं, हम भी वहां पे कूद के चले जाते हैं। तो ये सारी चीज आपको दोस्त ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा इमोशनल बात है लेकिन दिल से यार ये सब चीज करनी पड़ेगी, तब जाके सारी कहानी बनेगी। मेरा कहने का मतलब है 365 डे सुबह 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने की हिम्मत आज भी विराट कोहली में है। दैट इज व्हाई ही इज अ सक्सेस। अब आप खुद सोच लो कि अलार्म बजते रहता है 12 बजे तक। मैंने देखे स्टूडेंट 12-12 बजे तक अलार्म बजते रहते, खुद उठ नहीं पाते। ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद मेहनत करने के बाद आपको मॉक टेस्ट लिखनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद आप 5 घंटा उसका एनालिसिस करेंगे, 5 आवर्स उसका एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप एनालिसिस नहीं करते हो तो आपका 3 घंटा वेस्ट है। प्लीज आप मॉक टेस्ट लिखना मत जो आपके अंदर एनालिसिस करने के गट्स नहीं है। एनालिसिस करना चाहिए कि सर फॉर एग्जांपल कि मेरा फॉर एग्जांपल 10 मार्क्स आया मॉक्स में, तो 10 क्यों आया। आप हमारे कोचिंग के अंदर फॉर एग्जांपल हम लोग जो मेंटरिंग करते हैं, जो बच्चों से हम बात करते हैं, जो मेंटर करते हैं, तो स्टूडेंट हमारे पास एनालिसिस लेके आते हैं कि सर हम इसके अंदर क्या करना चाहिए। और एनालिसिस के अंदर भी इतना डीपली एनालिसिस, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे कि मुझे रिप्लाई अभी चैट बॉक्स के अंदर भी मैसेज आ रहे हैं, कई लोग इसके सेशन के बाद भी मैसेज करेंगे कि सर मेरा वीआरसी पुअर है, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ नहीं करना चाहिए, केट के एग्जाम नहीं लिखनी चाहिए। वीआरसी पुअर है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एनालिसिस ऐसा बोलना चाहिए कि सर वीआरसी के अंदर ग्रामर इज वन सेक्शन, ग्रामर के अंदर टेंसेस इज द वेरी गुड बट नाउन इज द पुअर। तो सर मेरा नाउन खराब है, इसके लिए मैं क्या करूं। मेरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर एरिथमेटिक इज द बैड, सर मैं एरिथमेटिक के लिए क्या करूं। जब आपके अंदर इतना एनालिसिस आ जाएगा, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आप केट के एग्जाम क्रैक कर लेंगे, बट उतना एनालिसिस करना पड़ेगा। और उन एनालिसिस करने के बाद आपको 12 घंटे उसके पीछे लगाना पड़ेगा उसका करेक्टिव मेजर लेने के लिए। मैं करेक्टिव मेजर से मेरा मतलब है कि आपके नोट्स आपकी भाषा में, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है उन लैंग्वेज के अंदर आप नोट्स बनाइए। कोई हार्ड मटेरियल के पीछे भागने की जरूरत नहीं है।
ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपकी नोट्स आपके साथ चलनी चाहिए, आपकी भाषा में, आपके शब्दों में, आपको समझ में आए वैसे लिखी हुई। एग्जाम के अगले महीने, एग्जाम के अगले दिन, एग्जाम के अगले पड़ाव के अंदर हम लोग खाली हमारी नोट्स को रिफर करेंगे और उस नोट्स के थ्रू हम क्रैक कर जाने चाहिए, वैसे आपकी नोट्स बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो इन हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, और मेरी गारंटी है, और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि इतनी चीज आपके अंदर करने का गट्स है, इतना एनालिसिस कर सकते हो, इतनी मेहनत कर सकते हो, जिंदगी शानदार बन जाएगी दोस्त। अदरवाइज फिर आपको पता है कि 10,000 जॉब के अंदर पेट्रोल भी नहीं पूरा पाएंगे, वैसी हालत हो जाएगी, एंड दैट इज अ रियलिटी। ठीक है, ये सारी बात जिंदगी की बात मैं कर रहा हूं, एंड दिस इज अ क्विकली, दिस इज माय लास्ट डिस्कशन, व्हाट इज द ई कोचिंग जो हम हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम, तो हम लोग एफोर्डेबल कोचिंग देते हैं, और हमारा जो मकसद है हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर एफोर्डेबल कोचिंग को पहुंचाने का, और उसके मुहिम के थ्रू हम लोग आज यहाँ पे है। जो हम प्रोवाइड करते हैं मेक माई टेस्ट, जो जितने भी लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप ये लोग ध्यान देखना कि व्हाट इज द मेक माई टेस्ट। एमएमटी का मतलब होता है, आप लोग सब्वे में गए होंगे खाना खाने, जब आपका मील बनाते हो तब आप बोलते हो कि सर ऑनियन मत डालना, टोमेटो मत डालना, जलपेनो डालना, और 2-3 चीज उधर उधर की डालना जो मुझे अच्छी लगती है। तो आप अपना खाना टेस्ट खुद बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका फॉर एग्जांपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो गया है, और फॉर एग्जांपल एरिथमेटिक अच्छा हो गया है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके खाली 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, उसका हार्ड लेवल, इजी लेवल और मीडियम लेवल सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पास 30 मिनट है तो आप 30 मिनट सिलेक्ट कर सकते हो। अपने आप एक पेपर बनके आपके सामने आ जाएगा, उसके अंदर खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एरिथमेटिक की बातें होगी, आपने जो लेवल सिलेक्ट किया होगा उस लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा कि आपने उन क्वेश्चन के पीछे कितनी मिनट लगाई, क्या सोच लगाई, और हिंदुस्तान के अंदर इन एग्जाम को लिखने वाले बच्चा कितने मिनट लगा रहा है, वो पूरा एनालिसिस आपके सामने आएगा। और ऐसी टेस्ट आप हजारों में बना सकते हो। हमने बैकएंड से 1000 क्वेश्चन इसके पीछे अपलोड किया है, आपके अंदर ताकत है, उतने आप टेस्ट बना सकते हो। इसका एंड नहीं होगा, हर बार न्यू एग्जाम आएगी, दैट इज माय गारंटी। मेंटरिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग 1-to-1 मेंटरिंग देते हैं, और इसके अंदर बच्चों से बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के अंदर क्या करना चाहिए। लास्ट इज द मनी, जो मैंने आपको बताया, वी आर प्रोवाइडिंग द अफोर्डेबल कोचिंग। ठीक है, वीडियो लेक्चर फॉर एग्जांपल दिस इज ऑल द यू नो कि 150 से 300 घंटे का वीडियो लेक्चर, लाइव वर्कशॉप, जीडीपीआई, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने अभी बताया। एमएमटी मेक माई ट्रिप नहीं है, दिस इज द मेक माई टेस्ट, पर्सनल मेंटरिंग, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। दिस ऑल द वीडियो लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, दिस इज द टेस्ट सीरीज, आपको 100 टेस्ट मिलेगी। दिस इज द कैन प्रोडक्ट जो ऑलरेडी होगी, प्लस आप मेक माई टेस्ट के अंदर हजारों में तो बना ही सकते हो। दिस इज नेशनल लेवल, जो लोग नॉन कैट को प्रीफर करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं सर महाराष्ट्र सीईटी, जेट, एनमेट, उनके लिए भी आपकी क्या लेवल की प्रिपरेशन है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस विद एनालिसिस एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। लाइव वर्कशॉप जिसके अंदर आप फैकल्टी से बात कर सकते हो, हम लोगों से आप बात कर सकते हो, और ये सारी चीज मेंटरिंग से लेके एवरीथिंग you will get, and these all JD, PI, VET and everything. So these all are our the faculty and everything. So thank you my friends, this is my last slide. मैं आशा रखता हूँ कि आपने जो भी 1 घंटा यहाँ पे बिताया होगा, I think आपके लिए fruitful रहा होगा। And I am Ankur doing the sign off. Please आपका valuable feedback हमको दीजिए chat box के थ्रू, तो शायद अगले सेशन के अंदर हम आप लोग के क्वेश्चन लेके आए, शायद उनका आंसर आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, और शायद आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करें। डिस्प्ले के अंदर आपको दिख पा रहा होगा, देयर इज माय नेम इज अंकुर, माय ईमेल आईडी इज ankur@ecoaching.com, एंड माय मोबाइल नंबर इज 9974127618। आप लोग जिसको भी पीपीटी चाहिए, आप लोग मुझे इसमें व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, जहां जहां आप हो वहां मैं हूं, आपको जो चाहिए आप कर सकते हो। प्लीज आपका वैल्यूएबल फीडबैक, जितने भी लोग यहाँ पे है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आपका फीडबैक देके जाना। आपको सेशन अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका ये फीडबैक किसी के तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ मेरे को दिखेगा। आपको जो फीडबैक आपको देना है आप दे सकते हो। एंड with the thank you, I am signing off. Thank you guys, thank you, bye.